तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी से क्या समझते हैं हम लोग? इट रिफर्स टू टोटलिटी ऑफ जीन्स, स्पीशीज़ एंड इकोसिस्टम ऑफ अ रीजन। किसी इलाके में जितने भी टाइप के इकोसिस्टम हैं, उन इकोसिस्टम में पाई जाने वाली जितनी भी स्पीशीज़ हैं और उन स्पीशीज़ का जो जेनेटिक मेकअप है या जीन कंटेंट है, इन सब को कलेक्टिवली हम बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन से डिनोट कर सकते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी के लेवल्स क्या क्या होते हैं? तो 3 हायरार्कियल लेवल्स हैं बायोडाइवर्सिटी के, जैसा कि डेफिनेशन में ही इंक्लूडेड है। जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो इन तीनों का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मतलब है, देख लेते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है? इट इज़ द वेरिएशन इन जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन और अमंग स्पीशीज़। तो किसी एक स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स या अलग अलग स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स के जेनेटिक कॉम्पोजिशन में जो वेरिएशन है उसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। इससे क्या होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी से? इट इनेबल्स पॉपुलेशन टू अडाप्ट टू इट्स एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू नेचुरल सिलेक्शन। जितनी ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी उतना ज़्यादा अलग अलग इंडिविजुअल्स का एडाप्टेशन होगा एनवायरनमेंट के लिए, और नेचर को ऑप्शंस मिलेंगे कि कौन सा इंडिविजुअल या कौन से इंडिविजुअल्स सूटेबल हैं फॉर द चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस में हेल्प होती है। इसके अलावा ये जो जेनेटिक वेरिएशन है, ये कितनी मात्रा में है, यही स्पेसिएशन का बेसिस होता है। यानी जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे इंडिविजुअल्स अडाप्ट कर रहे हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए, और एक तरीके से ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम ओल्डर स्पीशीज़ टू न्यू स्पीशीज़, नई स्पीशीज़ बन रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्पेसिएशन। अब ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है ये ऑर्गेनाइजेशन के कई लेवल्स पे हो सकती है, और जाहिर सी बात है किंगडम्स, फाइला, फैमिलीज, स्पीशीज़, पॉपुलेशंस, हर एक लेवल की अपनी एक जेनेटिक डाइवर्सिटी है, जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी किंगडम्स में, और पॉपुलेशंस में कम होती जाएगी जैसे जैसे हम हायरार्कियल लेवल में नीचे की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद स्पीशीज़ डाइवर्सिटी क्या होती है? तो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी समझने के लिए जो बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट है उसको हम समझ लेते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं स्पीशीज़ को अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। तो स्पीशीज़ क्या है? ग्रुप्स ऑफ एक्चुअली और पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशंस। तो पहली चीज़ तो ये है कि एक्चुअली या पोटेंशियली इंटरब्रीड कर रही हों ये पॉपुलेशंस, और साथ ही साथ रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स, यानी कि ये जो पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स हैं वो ऐसे ही दूसरे ग्रुप से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हों, तो अपने में ही या अपनी ही स्पीशीज़ में ये रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी। तो बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली रिप्रोडक्टिव एबिलिटी पे ही डिपेंड करता है, और नेचर का मेन काम भी यही है, और रिसोर्स इसीलिए प्रोवाइड करती है कि आप रिप्रोड्यूस करें और जाएं यहाँ से। तो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, स्पीशीज़ रिचनेस और स्पीशीज़ इवननेस, इन दोनों चीज़ों को इंक्लूड करके तब डाइवर्सिटी बनती है। इसके अलावा स्पीशीज़ डाइवर्सिटी में और क्या चीज़ इंक्लूड हो सकती है? टैक्सोनॉमिक या फाइलोजेनेटिक डाइवर्सिटी। अब टैक्सोनॉमिक या फाइलोजेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है? इट डिस्क्राइब्स द जेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्पीशीज़। अलग अलग जो स्पीशीज़ हैं उनमें आपस में जो जेनेटिक रिलेशनशिप है उसको हम टैक्सोनॉमिक या फाइलोजेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। जो तीसरा कंपोनेंट है बायोडाइवर्सिटी का वो है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम क्या होता है? सभी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स या सभी स्पीशीज़ और सारा एबायोटिक फैक्टर जो उस पर्टिकुलर रीजन का कैरेक्टरिस्टिक हो उसको कलेक्टिवली हम इकोसिस्टम कहते हैं। यानी कि एबायोटिक और बायोटिक जितने भी फैक्टर्स उनको एक साथ ले लिया जाए किसी स्पेसिफिक रीजन में तो उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे कि डेजर्ट इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ पे जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं? सॉइल, टेम्परेचर, रेनफॉल, सोलर रेडिएशन। तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी एक्चुअली में किस चीज़ को डिस्क्राइब करती है? तो ये डिस्क्राइब करती है नंबर ऑफ निकेज, कितने निके हैं उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स, फिर वेरियस इकोलॉजिकल प्रोसेसेस दैट सस्टेन एनर्जी फ्लो, फूड वेब्स और रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यानी जितने भी इकोलॉजिकल प्रोसेस उस इकोसिस्टम में चल रहे हैं जिसकी हेल्प से एनर्जी फ्लो, फूड वेब
और न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग सस्टेन हो रही है, लगातार चल रही है। ये सब कंपोनेंट मिलके इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो इसको हम इस डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी लार्जर स्केल पे, तो यहाँ पे क्या है, नंबर एंड वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम्स और हैबिटेट्स विद इन ए गिवन रीजन। जैसे रेन फॉरेस्ट वर्सेस कॉर्न फील्ड, तो रेन फॉरेस्ट बहुत बड़ा इकोसिस्टम हो गया, कॉर्न फील्ड काफ़ी छोटा है उसके कंपैरिजन में। ये इकोसिस्टम डाइवर्सिटी जो है वो अल्टीमेटली क्या डिसाइड करती है, स्पीशीज डाइवर्सिटी, मतलब इसको भी इंक्लूड करती है अपने में। तो नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीशीज इन द वर्ल्ड और इन अ पर्टिकुलर एरिया। और फिर स्पीशीज डाइवर्सिटी के अंदर या अंतर्निहित होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है, डिफरेंसेस इन डीएनए कंटेंट अमंग इंडिविजुअल्स विद इन स्पीशीज एंड पॉपुलेशंस, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी हो गई। तो ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी का। अब बात करते हैं ग्रेडियंट्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो पहले ग्रेडियंट की बात करेंगे। देखिए, दो तरीके के ग्रेडियंट होते हैं, लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट और एल्टीट्यूडिनल ग्रेडियंट। लैटिट्यूड का मतलब क्या है कि पोल से इक्वेटर तक जब हम बढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ है, तो ये मिडिल वाला जो पोर्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेटर। और इससे जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते हैं, ये क्या है, ये पोल है, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। जैसे जैसे पोल की तरफ बढ़ते हैं तो लैटिट्यूड जो है वो घटता चला जाता है। लैटिट्यूड का मतलब क्या हो गया कि एक्चुअली नहीं, इधर लैटिट्यूड जो है वो बढ़ेगा। जैसे एंगल की हम बात करें तो इस पॉइंट से, सेंटर ऑफ अर्थ से अगर हम लेना चाहें तो यहाँ पे एंगल, फिर यहाँ पे एंगल कुछ और बढ़ा लाइक दिस, और बढ़ा, बढ़ते बढ़ते यहाँ पे फाइनली एंगल ये क्या हो जाता है, राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री हो जाता है। तो इक्वेटर से पोल की तरफ वैल्यू एंगल की बढ़ती है और वापस आएंगे यहाँ पे तो इक्वेटर पे 0 हो जाएगा। तो ये लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट कहलाता है। तो पोल्स से इक्वेटर की तरफ अगर हम बढ़ें, यानी कि इस डायरेक्शन में, तो उस दौरान क्या होता है, जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो इंक्रीज करती है, एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब ऑपोजिट, यानी इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ें तो बायोडाइवर्सिटी कम होगी। जाहिर सी बात है, इक्वेटर वाला जो इलाका होता है वो ट्रॉपिकल इलाका होता है, वहाँ पे रेनफॉल सफिशेंट होती है, सनलाइट सफिशेंट होती है। लेकिन जैसे जैसे पोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पे एक तो टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, और टेम्परेचर कम होने का भी मेन कारण यही है कि यहाँ पे जो सोलर रेडिएशन इंसिडेंट होती है वो बहुत ही कम मात्रा में होती है। मान लीजिए कि सन यहाँ पे कहीं है तो यहाँ डायरेक्ट इंसिडेंट कर रहा है अपनी लाइट को इक्वेटर पे, लेकिन पोल पे जाते जाते एंगल बनने लगता है एक, और ये ऐसे लाइट बिल्कुल सीधे ऐसे ना पड़ के तिरछे पड़ती है, जिसकी वजह से इंटेंसिटी जो है सोलर रेडिएशन की काफ़ी कम हो जाती है। तो इसी वजह से टेम्परेचर यहाँ पे बहुत कम होता है, हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। तो इसी वजह से इक्वेटर पे ज़्यादा स्पीशीज़ डाइवर्सिटी होती है और पोल्स पे बहुत कम होती है, गिने चुने स्पीशीज़ वहाँ पे पाए जाएंगे। तो ट्रॉपिक्स की अगर हम बात करें, ट्रॉपिक की रेंज क्या होती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ। यहाँ पे अगर आप फिर से इसको समझने की कोशिश करें तो नॉर्थ की तरफ ऊपर ये यहाँ, यानी कि यहाँ से लेके, और साउथ ये नीचे की तरफ आएगा, तो 23.5 डिग्री साउथ ये हो जाएगा, ये वाला। इतना जो इलाका होता है अर्थ का, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज, जो येलो से हमने किया इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक। मिड लाइन जो है वो अर्थ की, वो ट्रॉपिक वाला इलाका होता है। तो ट्रॉपिकल इलाका जो होता है, यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं टेम्परेट और पोलर एरियाज़ के कंपैरिजन में। टेम्परेट एरिया कौन सा हो जाएगा, टेम्परेट एरिया हमारा हो जाएगा ये वाला, इस ट्रॉपिक के जस्ट ऊपर वाला, यानी कि इसका कलर अगर हम इसमें चेंज करें, ये वाला जो इलाका है, दिस मच, इधर भी और यहाँ नीचे भी, तो ये इलाका हो गया, दिस इज टेम्परेट। और पोल वाला इलाका तो हम जान ही रहे हैं, अगर कलर से उसको भी इंडिकेट कर दें, पिंक कलर से कर देते हैं, तो ये हमारा पोल हो गया, इधर भी और इधर भी, ये हो गए हमारे पोल्स।
तो ट्रॉपिक्स में ज़्यादा स्पीशीज़ होती हैं एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट और पोलर एरियाज़। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसको एग्जांपल से समझें, कोलंबिया। कोलंबिया इक्वेटर के पास होता है, अर्थ के बीचों बीच होता है, तो यहाँ बर्ड्स की लगभग 1400 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। लेकिन वहीं न्यूयॉर्क जो कि 41 डिग्री नॉर्थ पे है, यानी कि इक्वेटर से ऊपर की तरफ है, तो यहाँ 105 स्पीशीज़ पाई जाती हैं बर्ड्स की, यानी स्पीशीज़ की संख्या कम होती जा रही है। ग्रीनलैंड पे पहुँच गया, 71 डिग्री पे पहुँच गया, यानी कि और ज़्यादा पोल के पास चले गए, तो यहाँ सिर्फ 56 स्पीशीज़ बर्ड्स की मिलती है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इंडिया चूँकि मेनली ट्रॉपिकल लेटीट्यूड में पड़ता है, तो यहाँ ठीक ठाक रिचनेस है स्पीशीज़ की, 1200 स्पीशीज़ बर्ड्स की यहाँ पे पाई जाती हैं। कोलंबिया से थोड़ा ही कम, कोलंबिया में 1400 पाई जा रही थी। ट्रॉपिकल अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट जो कि साउथ अमेरिका में पाया जाता है, अभी नीचे हम दिखाएंगे उसको भी, अभी आएगा। तो ट्रॉपिकल अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट जो होते हैं साउथ अमेरिका के, वो ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है अर्थ में। अमेज़ॉन फॉरेस्ट जानते ही हम लोग, एंड इट इज़ होम टू मोर देन 40,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स। 40,000 स्पीशीज़, बहुत है संख्या। अच्छा, ट्रॉपिकल जो कम्युनिटीज़ होती हैं ट्रॉपिक वाले इलाके में पाई जाने वाली, वो पुरानी होती हैं एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट और पोलर कम्युनिटीज़, क्योंकि शुरू में भी जो इवोल्यूशन हुआ और फॉर्मेशन हुआ कम्युनिटीज़ का, वो ट्रॉपिक वाले इलाके में ही ज़्यादा हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे सनलाइट भी सफिशेंट थी और पानी, बारिश यानी प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल भी सफिशेंट, तो इसलिए वहाँ पे पहले कम्युनिटीज़ आई, तो इसलिए वो धीरे धीरे पुरानी ही होंगी, जाहिर सी बात है। अच्छा, स्पेसिएशन जो होता है वो ट्रॉपिक्स में 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से होता है एज़ कम्पेयर टू पोल्स, यानी नई स्पीशीज़ का फॉर्मेशन ट्रॉपिक्स में 5 गुना ज़्यादा होता है पोल्स के कंपैरिजन में। अगर टेरेस्ट्रियल कम्युनिटीज़ की बात करें तो 2 मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी आती है। सबसे पहला है सोलर एनर्जी इनपुट और दूसरा है वाटर अवेलेबिलिटी। तो जाहिर सी बात है सन और वाटर, ये दोनों चीज़ें जहाँ पे ज़्यादा पाई जाएंगी, और जाहिर है ट्रॉपिक में ही पाई जाती हैं, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। इसके बाद एल्टीट्यूडिनल ग्रेडियंट की अगर हम बात करें तो एल्टीट्यूडिनल ग्रेडियंट का मतलब क्या है, हाइट से मतलब होता है। जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ इस तरीके का है, तो यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका एल्टीट्यूड जो होता है, हाइट, वो इंक्रीज़ हो रही है। तो नीचे बहुत कम है, ऊपर जाते जाते एल्टीट्यूड बढ़ जाएगा। तो ये भी ग्रेडियंट है, कम हाइट से ज़्यादा हाइट की तरफ, फ्रॉम बेस टू टॉप। तो अगर लोअर से हायर एल्टीट्यूड की तरफ हम जा रहे हैं किसी माउंटेन पे, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी जो होती है वो कम होती चली जाती है। जाहिर सी बात है, वही हिसाब किताब होता है। पहाड़ पे, बहुत ऊंचे पहाड़ पे ऊपर जाएंगे तो ऊपर टेम्परेचर बहुत कम होगा, बर्फ़ जमी रहेगी। तो हालांकि सोलर रेडिएशन वहाँ पे तो प्रचुर मात्रा में रहेगी, लेकिन टेम्परेचर इतना कम रहेगा, और जो स्पेस की अवेलेबिलिटी होती है वहाँ पे, टिप पे, चोटी पे कहाँ स्पेस मिलेगा रहने के लिए, उसकी वजह से वहाँ पे स्पीशीज़ बहुत कम पाई जाती हैं, डाइवर्सिटी कम होती है। तो लगभग हम जब 1 किलोमीटर या 1000 मीटर बढ़ते हैं ऊंचाई पे, तो टेम्परेचर ड्रॉप कितना होता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस का। यानी कि जैसे जैसे 1 किलोमीटर ऊपर गए, 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। 10 किलोमीटर चले जाएं तो ऊपर चले जाएं तो 65 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। वैसे 10 किलोमीटर ऊपर जा नहीं सकते, क्योंकि जो एवरेस्ट जो सबसे ऊंची चोटी है वो भी 8.5 किलोमीटर ही है। 8.5 किलोमीटर बहुत होता है ऊंचाई में सीधे जाना। तो अच्छा, जो मेजर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हायर एल्टीट्यूड्स यानी ऊंचाई पे बायोडाइवर्सिटी कम हो जाती है, वो क्या है, ड्रॉप इन टेम्परेचर, जैसा अभी हमने बताया, और दूसरा है ग्रेटर सीजनल वेरिएबिलिटी। सीजनल वेरिएबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि चूँकि वो टिप पे है, एकदम चोटी पे है, वहाँ पे वेजिटेशन भी कम पाई जाएगी। तो जो भी वेरिएशन है टेम्परेचर में, उसको रेजिस्ट करने के लिए कोई प्लांट पॉपुलेशन, प्लांट स्पीशीज़ वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो वेरिएबिलिटी जो है सीज़न की वहाँ पे ज़्यादा होती है। और जाहिर सी बात है, आसपास कोई वाटर बॉडी नहीं है, इसकी वजह से भी सीजनल वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे समुद्र के किनारे अगर हम बात करें तो वहाँ पे आप देखेंगे कि टेम्परेचर में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं आता है, क्योंकि बहुत बड़ा पानी का एक स्रोत जो है बगल में जब रहता है,
तो वो बफ़र की तरह एक्ट करता है टेम्परेचर वेरिएशन में, जबकि यहाँ पहाड़ की चोटी पे कुछ ऐसा नहीं मिलता। तो ये लैटिट्यूडनल डाइवर्सिटी ग्रेडियंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वेटर जो है वो बीच में पाया जाता है, और पोल्स जो है वो यहाँ पे, जहाँ पे लो डाइवर्सिटी है वो पोल्स हैं, इक्वेटर पे हाई डाइवर्सिटी। और ये जो इलाका है ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट का है, ये साउथ अमेरिका है। ये क्या है? दिस इज़ साउथ अमेरिका। और ये हो गया येलो कलर में जो हमने दिखाया, ये है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी यहाँ पूरी दुनिया में। और ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, दिस इज़ नॉर्थ अमेरिका। ये है हमारा अफ्रीका, पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है ये। खैर, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो लैटिट्यूड यहाँ पे दिखाया गया है और यहाँ पे लॉन्गिट्यूड दिखाया गया है। लॉन्गिट्यूड का मतलब ये होता है, ये जो लाइंस होती हैं लॉन्गिट्यूड, ये इस तरीके से जो लाइंस होती हैं ये लॉन्गिट्यूड को दर्शाती हैं, और इस तरीके से जो ये लाइन जा रही हैं ये दे आर लैटिट्यूड। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से हटा दें। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इसको समझ सकते हैं कि ये वाला जो है मैमेलियन स्पीशीज़ की रिचनेस यहाँ पे दिखाई गई। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ये वाला इलाका जो है अमेज़न रेन फॉरेस्ट का, यहाँ पे मैमेलियन स्पीशीज़ सबसे ज़्यादा पाई जा रही है। फिर ये हो गया हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका, ये तो भाई इंडिया है ही है। ये है ऑस्ट्रेलिया, एकदम नीचे साउथ की तरफ है। और इसके बाद ये पूरा का पूरा बड़ा सा ये एशिया है। ये एशिया के बगल में ये पूरा इलाका ये यूरोप है, जहाँ पे इंग्लैंड, लंदन और बाकी यूरोपियन यूनियन पूरा का पूरा है, जर्मनी, फ्रांस और ये सब इसी इलाके में पाए जाते हैं। और ये पूरा बड़ा सा ये क्या है? ये रशिया है। और यहाँ भारत के यहाँ पे इस इलाके में पूरा क्या है? ये चाइना है। समझ लीजिए ऐसे थोड़ा सा ज्योग्राफी। नीचे यहाँ पे कहीं यहाँ सिंगापुर वगैरह है, सिंगापुर। ये म्यांमार है। वर्ल्ड मैप देख लीजिएगा, हम वर्ल्ड मैप नहीं पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा बायो जियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया की। तो यहाँ पे देखिए, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में 17 मेगा डाइवर्सिटी रीजन्स जो हैं वो हैं डिक्लेयर किए गए हैं, जिसमें से भारत भी एक है। और यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के 8.1% जेनेटिक रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ना, इसने पूरे देश को 10 बायो जियोग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड किया है। और वो 10 कौन कौन से हैं, डिटेल आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। इसमें डिटेल तो जो दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये 10 मेंशन्ड हैं। इसको एक बार देख लेते हैं। ट्रांस हिमालय, डेजर्ट, सेमी एरिड, वेस्टर्न घाट्स, डेक्कन पेनिनसुला, गैंगेटिक प्लेन्स, कोस्ट्स, नॉर्थ ईस्ट और आइलैंड्स। तो यहाँ पे उस तरीके से इंडिकेशन भी दिया है। जैसे ये वाला पूरा इलाका कौन सा है, ये नंबर 1 यहाँ पे दिख रहा है, ट्रांस हिमालयन, जम्मू कश्मीर का पूरा जो इलाका है। उसके नीचे जब हम आते हैं हिमाचल और उत्तराखंड वाले इलाके में, ये नंबर 2 वाला इलाका, तो ये हिमालय का इलाका है, क्योंकि यहीं पे एक्चुअली में हिमालय है। इसके ऊपर तो काराकोरम रेंज और कौन कौन सी रेंज चली जाती है ट्रांस हिमालय में। तीसरा नंबर है ये वाला, ये राजस्थान वाला इलाका है जो डेजर्ट वाला इलाका है। इसके बाद चौथा ये सेमी एरिड रीजन है, यानी कि यहाँ पे ठीक है बरसात होती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो ये पंजाब हो गया, ये हरियाणा हो गया, इधर यहाँ पे गुजरात वगैरह हो गया, यहाँ एमपी का कुछ पार्ट है। इसके बाद ये अगर ध्यान से देखें, ये पाँचवा नंबर, ये वेस्टर्न घाट का पूरा इलाका है। दिस इज वेस्टर्न घाट का इलाका है ये। और यहाँ से लेके, मतलब ये गुजरात के कोस्ट से स्टार्ट हो रहा है और ये नीचे तक पहुँच रहा है केरला तक, पूरा ये वेस्टर्न घाट, पश्चिम का इलाका है ना ये वेस्टर्न। तो ये हो गया।
इसके बाद डेक्कन पेनिनसुला, बहुत बड़ा इलाका है ये, 6 नंबर, बहुत बड़ा, इसको डेक्कन पेनिनसुला कहते हैं। फिर हमारे पास गैंगेटिक प्लेन्स हैं, ये यूपी वाला जो हमारा पूरा इलाका है, गंगा का मैदानी क्षेत्र। और उसके बाद फिर कोस्ट्स हो गए, कोस्टल एरिया 8 नंबर में, यहाँ से लेके इधर ये आपका उड़ीसा हो गया पूरा, इधर आंध्र प्रदेश, और नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके ये यहाँ पे देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट का। और यहाँ पे भी प्लेन्स यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। और फिर फाइनली हमारे पास आइलैंड्स हैं, यानी अंडमान निकोबार आइलैंड, ये 10 नंबर पे। तो ये है पूरा बायोडाइवर्सिटी इंडिया की, जो 10 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। तो मैग्नीट्यूड का क्या हिसाब किताब है, कितनी ज़्यादा है बायोडाइवर्सिटी, इससे इसका मतलब होता है। तो यहाँ पे टोटल नंबर जो स्पीशीज़ की हैं अर्थ पे अभी तक जो डिस्क्राइब की गई हैं वो 1.6 मिलियन है। करंट एस्टिमेट ये है कि 2 से 10 मिलियन स्पीशीज़ जो है वो अर्थ पे हो सकती हैं, पूरा रेंज बताया गया है। इसमें से 70% से ज़्यादा स्पीशीज़ जो है वो एनिमल्स की हैं, और इन 70% को अगर हम 100% मान लें एनिमल के ही कंटेक्स्ट में, तो उस 100 में से 70% इंसेक्ट की ही स्पीशीज़ हैं, सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ इंसेक्ट्स की हैं। फिर 22% से ज़्यादा स्पीशीज़ प्लांट्स की हैं, जिसमें एल्गी फंजाई भी इंक्लूडेड हैं। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। तो किस तरीके के बेनिफिट्स और सर्विसेज हमको बायोडाइवर्सिटी या इकोसिस्टम की हेल्प से मिलता है। सबसे पहले इकोसिस्टम सर्विसेज की बात कर लेते हैं। तो इकोसिस्टम सर्विसेज क्या चीज़ इंक्लूड करता है, ये गैसियस कॉम्पोजिशन जो एटमॉस्फेयर में है उसको मेंटेन करता है। अब देखिएगा कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसका हमको पैसा नहीं देना पड़ता है। बाकी तो कोई भी सुविधा लेने जाइए तो हर चीज़ का तो पैसा लगता है। गैस सिलेंडर अगर आपको भरवाना है तो आप, या और तो छोड़िए, रेलवे का टिकट कराना है तो एक्स्ट्रा चार्ज आप दीजिए, ऑनलाइन वाला जो सुविधा दे, यहाँ कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं, एक्स्ट्रा क्या कोई चार्ज ही नहीं है। अब देखिए किस किस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं हम लोग इको सिस्टम की हेल्प से। गैसेस कॉम्पोजिशन एटमॉस्फेयर का मेंटेन हो रहा है, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए चाहिए तो वो मौजूद हो रही है, किस वजह से, इकोसिस्टम की। क्लाइमेट कंट्रोल कौन कर रहा है, फॉरेस्ट और ओशियानिक सिस्टम्स मिलकर क्लाइमेट को कंट्रोल कर रहे हैं, खुशनुमा मौसम या कभी कभी गर्मी बरसात। नेचुरल पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट ज़्यादा होंगे तो पैदावार नहीं होगी, खाएंगे क्या, तो वो भी कंट्रोल कर रहे हैं। पॉलिनेशन बाय प्लांट्स, तो उसमें भी इंसेक्ट्स बर्ड्स पॉलिनेशन हो रही है। फसल हमने लगा दी और पपीता या इस तरीके फल की फसलें लगा दी और वो पॉलिनेट ही ना हो तो फल आएगा ही नहीं, फूल ही नहीं बनेगा। पॉलिनेट क्या होगा, मतलब फूल का पॉलिनेशन नहीं होगा तो फल ही नहीं बनेगा। देन फॉर्मेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल, पेड़ पौधे क्या करते हैं, ज़मीन को बांधे रखते हैं, मिट्टी को बांधे रखते हैं। कंजर्वेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, ग्राउंड पे जो वाटर बारिश की वजह से आता है वो धीरे धीरे छनते हुए नीचे की तरफ जाता है, वाटर टेबल बनाता है, अंडरग्राउंड वाटर बनाता है। और वो छनने की प्रक्रिया, यहाँ तो आरओ खरीदेंगे तो 10,000 रुपया लगेगा, और उसके बाद उसको बिजली से चलाइए, हर 3 महीने मेंटेनेंस करिए 2,000 का। ये यहाँ पे जो प्यूरिफिकेशन होता है वाटर का, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। और न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, तो ये सारे इकोसिस्टम सर्विसेज हैं। इसके अलावा और क्या फ़ायदा है इकोसिस्टम का या बायोडाइवर्सिटी का, प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर। तो फॉरेस्ट हो गए या ग्रास लैंड्स हो गए, ये किस किस चीज़ से बचाते हैं, इरोजन से, सॉइल इरोजन से बचाते हैं, न्यूट्रिएंट लॉस से बचाते हैं, सॉइल अगर नहीं जाएगी तो न्यूट्रिएंट बना रहेगा, लैंडस्लाइड्स वगैरह से बचाते हैं, पहाड़ों पे जो अक्सर लैंडस्लाइड हो जाती है, तो अगर पेड़ पौधे उस पहाड़ों पे कम होते हैं तो ऐसे पहाड़ों पे लैंडस्लाइड ज़्यादा होती है। जैसे अगर उधर लेह लद्दाख की तरफ चले जाएं तो एकदम सूखे सूखे पहाड़ हैं, उस पर कोई भी वेजिटेशन नहीं है, तो वहाँ से अक्सर पत्थर जो है नीचे गिरते रहते हैं। लेकिन इधर उत्तराखंड, हिमाचल वगैरह में जाएंगे तो यहाँ पे रिलेटिवली होता, यहाँ भी है बारिश के मौसम में लैंडस्लाइड बहुत, लेकिन नॉर्मल टाइम में नहीं होता है क्योंकि बांधे रहते हैं। क्या, कैसे, बाइंडिंग एक्शन ऑफ रूट्स की वजह से। फिर फ्लड प्लेन फॉरेस्ट जो होते हैं या वेट लैंड्स होती हैं, मार्शी लैंड्स जो होती हैं, दलदली इलाके होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं एक्सेस वाटर को। बारिश वारिश हुई तो उस एक्सेस वाटर को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे बाढ़ की संभावना जो है वो कम हो जाती है। और बाढ़ कितनी घातक है आप लोग जानते ही हैं। इसके अलावा क्या फ़ायदा है बायोडाइवर्सिटी का, सोर्स ऑफ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, जैसे फूड, भोजन सबसे ज़रूरी,
लगभग 150 क्रॉप्स की वैरायटी हम लोगों के पास मौजूद है, जिसमें से केवल 12 ही 80% फूड हम लोगों का बना देते हैं। उनमें से 12 ही मैक्सिमम कंज्यूम, और 12 में से भी गेहूं, चावल, मेज़, आलू, ये 60% फूड एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। ये 4 फसलें जो हैं। लगभग 30 मैमेलियन और बर्ड स्पीशीज़ है जिसको भोजन के तौर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से केवल 15 ही 90% ऑफ ग्लोबल लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन कर देते हैं। उन 15 को ही खा पी के 90% लोगों का गुजारा हो जाता है। कुछ बहुत शौकीन लोग चीन ऊन वाले हैं, वो दूसरी स्पीसीज में जाते हैं तो कुछ भी खा लेते हैं, मैमल छोड़िए। अच्छा, वाइल्ड जीन्स जो वाइल्ड क्रॉप से मिलती हैं, उससे क्या फ़ायदा होता है? वो पेस्ट और डिजीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं। तो अक्सर क्या किया जाता है ब्रीडिंग प्रोग्राम में, जैसे कोई ब्रीड बनाई गई, उसकी 3-4 जनरेशन जब चल जाती है तो उसके बाद एक बार उसको वाइल्ड वैरायटी से, वाइल्ड क्रॉप से भी क्रॉस करा दिया जाता है, ताकि कुछ वाइल्ड जीन्स उसमें आ जाएं, जिससे पेस्ट और डिजीज़, जो नेचुरल पेस्ट और डिजीज़ हैं, उससे रेजिस्टेंस ऑफर हो जाए। अच्छा, तो फूड की बात कर ली हमने। मेडिसिन की बात करें तो मॉर्फिन मिलता है हमको, जो कि एनाल्जेसिक, बहुत पावरफुल एनाल्जेसिक है। टर्मिनल स्टेज जो होता है गंभीर रोगियों का, कैंसर वैंसर में एकदम पीड़ा से जान निकल रही है, ऐसे लोगों को भी जब मॉर्फिन दे दिया जाता है तो राहत मिल जाती है। क्विनीन मलेरिया के लिए होता है, सिंकोना ट्री के बार्क से मिलता है। टैक्सॉल टेक्सस प्रेविफोलिया से मिलता है, जो कि एक एंटी कैंसरस ड्रग है। तो इन सब चीज़ों का, ये सब नेचर में मौजूद है। नेचर ख़त्म होगा तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, इसलिए नेचर को बचाएं। इंडस्ट्रियल मटेरियल जो है वो भी हमको मिलता है, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल है, फाइबर्स मिल गए, डाई, रेजिन, गम, एडहेसिव, रबर, ऑयल, ये सब नेचर से ही तो मिल रहा है। एस्थेटिक एंड कल्चरल बेनिफिट्स, जैसे अभी बॉटनी वाले गए थे कहाँ पता नहीं कौन सा कोयला बासा, क्या करने गए थे? इको टूरिज़्म ही करने गए थे। बर्ड वॉचिंग, वाइल्ड लाइफ, पेट कीपिंग, गार्डनिंग, इन सब से सुकून मिलता है। तो सुकून की भी अपनी वैल्यू है लाइफ में। तो जो टोटल इकोनॉमिक वैल्यू है बायोडाइवर्सिटी की, वो डायरेक्ट यूज़ से निकल के आती है, इनडायरेक्ट यूज़ से निकल के आती है। डायरेक्ट यूज़ में कंजम्पटिव यूज़ है, नॉन कंजम्पटिव यूज़ है, जैसे कि जो फूड, मेडिसिन, ये सब कंज्यूम करते हैं। नॉन कंजम्पटिव यूज़ इको टूरिज़्म, एजुकेशन, रिसर्च, कल्चरल, एस्थेटिक वैल्यू। इनडायरेक्ट यूज़ में क्या है कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो इकोसिस्टम सर्विसेज को सपोर्ट और रेगुलेट करती है। जितना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतनी वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम्स जो है वो होंगे और उसी तरीके से सर्विस मिलेगी। थ्रेट्स क्या हैं बायोडाइवर्सिटी के? तो थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।